बेसिक शिक्षा परिषद में 1,10,00,000 बच्चों को पहले चरण में 1,320 करोड़ रुपए की राशि उनके अकाउंट में अंतरित की जा रही है, उनके अभिभावक के अकाउंट में, जिनमें उनको 2 यूनिफॉर्म के लिए, बैग के लिए, बुक्स के लिए, स्वेटर के लिए, जूता मोजा के लिए ये राशि उपलब्ध कराई जा रही है। प्रत्येक छात्र 1,200 रुपये। हम लोग जब देते थे तो इसमें 800 रुपया हमारा खर्च होता था, लेकिन इसको और बढ़ा करके 1,200 रुपये प्रति छात्र उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा दायित्व बनता है कि हमारा विद्यालय अच्छा लगे। जैसे हम लोगों ने स्वच्छ और हरित विद्यालय के रूप में भी 12 अपने आदर्श शिक्षकों को यहां पर सम्मानित किया है, जिनका राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने अपने विद्यालय को पुरस्कार दिया है। तो स्वच्छता के साथ साथ विद्यालय के आंतरिक अनुशासन को बनाए रखने के लिए ये छात्र अपनी यूनिफॉर्म में आए, उनके पैरों में जूते मोजे हों, सर्दी का समय है तो उनको स्वेटर पहन करके आए। ये हमारा दायित्व बनता है कि अभिभावकों के साथ हम बैठ करके उनको इसके लिए तैयार करें कि बच्चे अपनी निर्धारित यूनिफॉर्म में बैग, बुक, शूज, सॉक्स, स्वेटर, जहां जिस समय की आवश्यकता उस प्रकार की। कल मैं देख रहा था कि कुछ जगह बारिश पड़ी, अब छोटे बच्चे हैं तो बच्चे उसी यूनिफॉर्म में ही पानी में नहा रहे थे। हमारा दायित्व बनता है कि उन बच्चों को और अभिभावकों को पहले से इसके बारे में समझाएं, बताएं भी। वे अबोध हैं, उनको सही मार्ग प्रशस्त करना एक शिक्षक के रूप में, एक गुरुजन के रूप में आपका दायित्व है। आपका कर्तव्य है और आपका ये कर्तव्य राष्ट्रीय दायित्व भी है कि हम उनको ये बताएं कि नहीं, 3 दिन एक यूनिफॉर्म पहनो, 3 दिन दूसरा पहनो। गंदा होता है उसको धो करके रख लो, फिर एक गंदा होगा फिर दूसरा पहन लो। घर में खेलते समय दूसरे कपड़े पहनो। ऐसा नहीं कि वह बच्चा जा रहा है स्कूल, स्कूल से जाने के जूता मोजा पहन रहा है और फिर घर में जाकर के भी उसी में पहन करके वो सो भी रहा है, सारे कार्य कर रहा है। विद्यालय की यूनिफॉर्म अलग हो, घर में अपने सामान्य कामकाज करने का अलग हो। स्नान वगैरह करना है तो स्नान करते समय उस यूनिफॉर्म को उतारने का काम अलग हो। ये सभी अगर हम बताएंगे तो उनके लिए एक प्रेरणा होगी। स्वच्छता के लक्ष्य को और स्वच्छ भारत मिशन की सफलता को और नई ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। आज देखो 1,320 करोड़ केवल उन बच्चों के लिए यहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है, उन यूनिफॉर्म, इन्हीं सब कार्यों के लिए। और अभी तो ये 1,10,00,000 बच्चे हैं। नए नामांकन जो हो रहे हैं, हमने कहा ना कि कोई बच्चा छूटने ना पाए। देखिए, हर नागरिक का दायित्व बनता है, लेकिन उसमें शिक्षक का दायित्व ज्यादा बनता है। शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, ये सभी इस दायित्व का निर्वहन करें कि हर बच्चे को हम स्कूल तक जरूर लेकर के जाएं। मैं भी आपकी एग्जीबिशन देख रहा था, बहुत अच्छी एग्जीबिशन थी और बच्चों के मन में एक उत्साह था। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत मैं देख रहा था 3वीं क्लास के बच्चे बहुत अच्छे ढंग से वाक्य बनाने और उसको पढ़ने में स्वयं में निपुण दिखाई दे रहे थे। यानी भाषा का ज्ञान भी है, लेकिन साथ साथ अंक गणित का भी ज्ञान उन्हें वहां पर दिखाई दे रहा था। एक अच्छी शुरुआत है। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये विजन है कि निपुण भारत अभियान में हर बच्चे को हम पारंगत कर सकें, उसके क्षेत्र में योग्य बना सकें। ये केवल एक शिक्षक के रूप में दायित्व ही नहीं, ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। नींव मजबूत होगी तो उस मजबूत नींव में एक भव्य
इमारत का निर्माण करने में हम सफल होंगे, सुदृढ़ नींव पर ही एक सशक्त भवन तैयार हो सकता है और उसका दायित्व आपके ऊपर है। उस दायित्व का निर्वहन आप कर रहे हैं तो सरकार ने एक और काम यहां पे किया है। अभी एमओयू एक किया है, ये एमओयू स्टेट बैंक के साथ हमारा हुआ है, यानी शिक्षा विभाग का स्टेट बैंक के साथ। आपको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, हर एक शिक्षक को भी, शिक्षा मित्र को भी और अनुदेशक को भी एक नई गारंटी दी जा रही है, जिसमें पहले तो ईश्वर करे कि कोई ऐसी घटना दुर्घटना न हो, लेकिन अगर कहीं भी कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है, उन स्थितियों में जिसमें अस्थायी शिक्षक और कार्मिकों को जिनका वेतन 10,000 रुपए से अधिक है, उन्हें 10 लाख का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस कवर, जिसमें 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, 1 करोड़ का स्थायी दिव्यांगता कवर, 1.6 करोड़ का ईयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के साथ ही किसी अनहोनी की दिशा में शिक्षक या कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर इसमें प्रदान किया जाएगा। यह एक नई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिली है, जिसका अभी तक घोषणा नहीं हुई है। आज यहां पे पहली बार इसको किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश का माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग इस कार्यक्रम को लागू कर रहा है। आपकी कभी डिमांड नहीं थी इसकी, क्योंकि आप पे मानकर चलते थे कि शिक्षक तो अमर हो गया है, तो ये तो आपको आपके किसी के साथ हो सकता है, कोई भी घटना दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन ये अलग से आपको एक नई सुविधा का लाभ दिया जा रहा है और देश के अंदर कहीं नहीं है। यूपी पहला राज्य है जो इसको लागू कर रहा है। इसके साथ ही जो संविदा के कार्मिक हैं, 10,000 से अधिक होने की दिशा में उन्हें 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, अस्थायी या आंशिक विकलांगता की दिशा में 30 लाख से 80 लाख रुपए, 15 लाख से 40 लाख का इंश्योरेंस कवर और ईयर एक्सीडेंट की दिशा में 30 लाख से 80 लाख तक का इंश्योरेंस कवर और कार्मिक के साथ किसी अनहोनी की दिशा में कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर प्रदान किया जाएगा। 10,000 से कम नेट मासिक वेतन पाने वाले कार्मिक को जीरो बैलेंस अकाउंट का एटीएम या पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी के आधार पर 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी इसमें प्रदान किया जाएगा। ये सभी प्रकार के लोग इससे आच्छादित हो जाते हैं, यानी रसोईया भी, शिक्षा मित्र भी, शिक्षा मित्र तो खैर बड़े उसमें आ गए, लेकिन आपके जो सामान्य अल्प वेतन भी भोगी हैं उनको भी ये सभी प्रकार की सुविधाएं आपको प्रदान की जा रही हैं, जिसमें आज अभी एमओयू हमारा भारतीय स्टेट बैंक के साथ में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने यहां पर अभी किया है। कैशलेस की जो सुविधा आपको दी जा रही है 5 लाख रुपए की, इसमें लगभग 450 करोड़ रुपए वार्षिक आएगा, जिसको प्रदेश सरकार ने कहा कि हम भुगतान करेंगे, हम आपसे नहीं लेंगे। आपसे केवल गुरु दक्षिणा के रूप में हम केवल एक बात आपसे मांगते हैं कि आप लोग केवल बच्चों पे ध्यान दें। स्कूलों का वातावरण स्कूल जैसा लगना चाहिए। स्कूल का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहां पे स्वच्छ सुंदर वातावरण भी लगे, अनुशासित वातावरण भी लगे और देश के भविष्य को गढ़ने वाला वातावरण का एक आध्यात्मिक तेज स्वतःस्फूर्त भाव के साथ वहां पर उपलब्ध होता हुआ दिखाई दे। देखिए, मैं बार बार कहता हूं
ये संभावनाएं यूपी के अंदर पहले भी थी। एक समय था उत्तर प्रदेश से देश के अंदर कई क्षेत्रों में शिक्षक यूपी से जाते थे। अरुणाचल प्रदेश में आप जाइए, वहां पे हर व्यक्ति हिंदी बोलता है। मैंने जब वहां पे, आज केंद्र सरकार में मंत्री हैं श्री किरेन रिजिजू, हमारे साथ सांसद थे। मैंने रिजिजू जी से पूछा, मैंने कहा मुझे बताओ, आपके अरुणाचल में सभी लोग बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं? उन्होंने कहा हां, हमारे यहां जितने भी शिक्षक हैं वे सब यूपी से ही गए हुए हैं, यानी यूपी ही वहां ये सुविधा उपलब्ध करवाता था। मैं मध्य प्रदेश में गया था। मध्य प्रदेश में मैंने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर अलीगढ़ और एटा, कासगंज, हाथरस, आगरा, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, मथुरा, इन जनपदों से भारी संख्या में लोग वहां। मैंने पूछा भाई ऐसे कैसे? तो मैं जिससे बात करूं उस परिवार के लोगों ने कि मेरे बाबा, मेरे दादा, मेरे पिताजी, वो लोग बोलते थे हमें वो शिक्षक के रूप में यहां है, यानी शिक्षा के लिए शिक्षक के रूप में भी यूपी से ही वहां भी लोग गए। आप राजस्थान में देख लें, आप अन्य राज्यों में जाके देख लें, बड़ी संख्या में। लेकिन एक समय ऐसे भी आया जब यूपी की शिक्षा व्यवस्था को लोगों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। याद रखना, शिक्षा आधारशिला है समाज की। शिक्षा के बगैर कुछ भी हो पाना असंभव है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब देशवासियों से कहा कि हमें विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करना है, तो विकसित भारत की आधारशिला क्या बनेगी? उन्होंने उससे 2 वर्ष पहले भारत को एक व्यावहारिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी। जिस प्रकार की भारत की शिक्षा नीति भारत पर आधारित होगी, भारत की परंपराओं से पर आधारित होगी, और वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के अंदर लागू की गई। शिक्षा के बगैर अब कुछ भी नहीं कर सकते। शिक्षा की उपेक्षा हुई। आपने उत्तर प्रदेश को देखा होगा, यूपी बीमारू राज्य हो गया। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, आप जितने शिक्षक यहां पर हैं, आज से 8 साल 9 साल पहले आप भी नौकरी के लिए जब इधर उधर जा रहे होंगे, भटक रहे होंगे, यूपी के बाहर आपके सामने पहचान का संकट आया था। लोग आपको भेद इससे देखते थे। आज मैं मानता हूं पिछले 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने जो प्रयास किया, आपको पहचान के संकट से गुजरने की आवश्यकता नहीं। आज शिक्षा पर दिया गया ध्यान, शिक्षा पर किया गया कोई भी निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और व्यर्थ न जाए इसके लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए। शिक्षा का उन्नयन हुआ, उत्तर प्रदेश अब तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे यूपी के अंदर माध्यमिक में नकल मुक्त शिक्षा, कोई नकल नहीं। देखो ना, पहले 3 महीने तक माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाएं चलती थी। 3 महीना परीक्षा, अगले 2-3 महीने फिर रिजल्ट आने में लगते थे। आधा साल तो गया, बाकी जो बचता था उसमें कुछ पर्व और त्योहार हो गए, कुछ अन्य कोई बात हो गई। पढ़ाई होती कब थी? बड़ी विचित्र सी स्थिति थी। परीक्षा के लिए 3 महीने का मतलब क्या? और मैं अभिनंदन करूंगा उन सभी शिक्षकों का और उन सभी अधिकारियों का जिन्होंने इसको कम करते 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 मात्र 14 दिन के अंदर माध्यमिक शिक्षा की सभी परीक्षाएं संपन्न होंगी। अगले 15 दिन के अंदर परिणाम भी आ रहा है।
1 महीने के अंदर सब कुछ। 56 लाख बच्चे उसमें परीक्षार्थी के रूप में शामिल होते हैं, नकल मुक्त परीक्षा। और नहीं तो पता लगता था कि दूसरे राज्यों के लोग आ रहे हैं परीक्षा देने के लिए, तो वाराणसी नहीं आते थे, लखनऊ नहीं, गोरखपुर सिटी में नहीं, कानपुर में नहीं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या मेरठ में नहीं, वे परीक्षा देने के लिए कहां से आते थे? वो दूर दराज से, कोई हिमाचल से, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई पंजाब से, कोई अन्य राज्य से। और कहां देने के लिए आते थे? बलिया में, गाजीपुर में, आजमगढ़ में, मऊ में। अबे हमने कहा मऊ और आजमगढ़ और बलिया क्या इतने ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं क्या? काशी तो मैं मानता था, प्रयागराज भी हम मानते थे। तो हमने कहा भी कोई दाल में काला जरूर है, और तब हम लोगों ने इस अभियान को चलाया। आज देखते होंगे सब ऐसे कुकुरमुत्ते सब बंद हो गए, वे सब अड्डे बंद हो गए। ये इस प्रकार की जो शरारत थी वही तो पहचान का संकट खड़ा करती थी, और यूपी के नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करती थी, और उन लोगों के भी भविष्य के साथ जो आकर के परीक्षा देते। मैंने कहा परीक्षा तो कहीं भी दे सकता है, जब हम लोगों ने उसके काम में बैठे पता लगा नहीं साहब, वो तो ठेका देता था, परीक्षा देने थोड़ा आता था, उसके पास सर्टिफिकेट पहुंच जाता था। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। इसीलिए तो यूपी के एक नेता ने कहा था कि भाई नकल करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अब जब नकल करना ही जन्मसिद्ध अधिकार है तो फिर किसको क्या कह सकते हैं? बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा, कुछ भी हो, हमें देश के भविष्य के साथ और देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। और मैं तो आपको बार बार कहता हूं, आपका आदर्श आचार्य चाणक्य हो सकते हैं, आपके आदर्श, आप काशी में हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय हो सकते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन हो सकते हैं। आपको आदर्श ढूंढने की आवश्यकता नहीं। उस प्रकार के उदाहरण हैं। आचार्य चाणक्य जैसा गुरु होगा, देश कभी विपन्न नहीं हो सकता। विदेशी ताकतें आपकी ओर आंखें उठा करके देख भी नहीं सकती। फिर उस प्रकार के माहौल को बनाने के लिए, और पिछले 9 वर्ष में आप लोगों ने मेहनत की है, एक प्रयास किया है। मैं देखता हूं जब उत्तर प्रदेश के अंदर की आज बहुत सारी स्कीम ऐसी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर एक सक्सेस स्टोरी के रूप में देखी जाती है। ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण भारत कार्य अभियान के अंतर्गत किए गए प्रयास, प्रोजेक्ट अलंकार माध्यमिक शिक्षा का। आप सोचो ना, कोई हम परिवार को भी देखते हैं, कोई व्यक्ति है अपने बच्चों को पढ़ाता है कि बुढ़ापा उसका ठीक होगा। जिन स्कूलों में आपने अध्ययन किया है, उन स्कूलों में अगर कोई सुविधा नहीं हो पाई है तो हमारा दायित्व बनता कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूशन करें, कृतज्ञता ज्ञापित करना। यही है, वो हमारे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। वहां जाके प्रणाम करना, वहां के कार्यक्रमों में भागीदार बनना, उसके प्रति कुछ योगदान कर लेना। और पुराने विद्यालयों में मैं देखता था, वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हैं, बालिकाओं के गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हैं, शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र में से संचालित ऐसे विद्यालय हुआ करते थे। बहुत अच्छा काम किया था कभी उन्होंने, देश के लिए एक पीढ़ी को गढ़ने का काम किया था। लेकिन एक समय के बाद हालत उनकी बहुत खराब हो गई, बहुत खराब हो गई थी। कोई देखभाल करने वाला नहीं। एक समय उनकी पहचान थी, वहां एडमिशन के लिए लोगों को
तमाम सिफारिशें लगानी पड़ती थी, और तब भी कभी भी संबंधित प्रधानाचार्य या शिक्षक कभी हिम्मत नहीं हारते थे। पूरी तन्मयता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ उस कार्य के साथ जुटे रहते थे। समय के साथ गिरावट आई, फिर संसाधन भी नहीं शासन के द्वारा उपलब्ध करवाए गए, वे विद्यालय जीर्ण शीर्ण हो गए थे। मैं कई जगह जाता था, मैं देखता था, भाई हम लोगों ने भी तो किसी स्कूल से पढ़ा है। बुरा लगता था कि भाई देखो, जिन विद्यालयों में हमने पढ़ा है, आज हम लोग उन विद्यालयों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर हम लोगों ने प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से इन सभी विद्यालयों के लिए एक सुविधा उपलब्ध कराई। हमने कहा सबको पैसा एक साथ दे दो, उपलब्ध कराओ, पैसा पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराओ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लगभग 1000 के आसपास विद्यालयों के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने धनराशि उपलब्ध करवाई, और आज भव्य भवन दिखाई दे रहे हैं, अच्छे फर्नीचर दिखाई दे रहे हैं, अच्छी वहां पे लेबोरेटरी बन गई है, वहां पे डिजिटल लाइब्रेरी बन गई है। अच्छा लगता है, और ये हमारा कृतज्ञता भी है उन संस्थाओं के प्रति जिन्होंने पीढ़ियों को गढ़ा था। आने वाली पीढ़ी के लिए एक आश्वस्ति भी है, और यह कार्यक्रम हम लोगों को निरंतर आगे बढ़ाने के साथ जुड़ना पड़ेगा। हम सब इसके साथ जुड़े, नई नई चीजें आ रही हैं। मैं भी देख रहा था अटल टिकरिंग लैब में, जो बच्चे देख रहे थे, कितना उनके अंदर आत्मविश्वास था। आपके द्वारा किया गया प्रयास है तो सामने आ भी रहा है, दिखता भी है। तो ये हम सब इन बातों को देखें, और जब हमें गिरावट नजर आती है तो बहुत दुख भी होता है। क्या होगा देश का? मैं विश्वास करता हूं कि आज जो सुविधा दी जा रही है, आज जो कुछ ये नया कार्य शुभारंभ हुआ है, 3 प्रकार की चीजें। एक, कैशलेस की सुविधा, 12 लाख शिक्षक इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं। 1 करोड़ 10 लाख बच्चों के लिए ये पैसा हमने दिया है, जो नया इनरोलमेंट आकर के जब यहां पे आ जाएगा, वो बेसिक शिक्षा परिषद उसके लिए भी एक इवेंट बना करके अपना कार्य प्रस्तुत करेगा, उन लोगों के पास ही पैसा पहुंच जाएगा। इसके साथ ही जो सामाजिक सुरक्षा की एक बड़ी गारंटी प्राप्त हो रही है, यह एक बड़ी उपलब्धि है, और ये केवल शिक्षा विभाग ने पहले इस कार्य को कर दिया, अन्य विभागों को भी करना चाहिए, और मुझे लगता है निजी क्षेत्र को भी इसके बारे में कार्य करना चाहिए। मैंने निजी क्षेत्र को भी कहा है कि भाई, अगर बीमा कंपनियां इस दिशा में कार्य करती हैं या बैंकर्स इस दिशा में कार्य करते हैं, तो हमें इस पहल को आगे बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। घटना दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है, वो बता करके नहीं आती है, और यह गारंटी सुरक्षा की सबको प्राप्त होनी चाहिए, और उसके परिवार को एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए, जिससे वो असहाय न दिखे। आज ये तीनों प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होने, स्वच्छता और ग्रीन कवर के लिए जिन प्रधानाचार्यों को और शिक्षकों को आज सम्मानित किया गया है, इन सबको मैं बधाई देता हूं। ये तीनों प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होने के लिए भी आप सभी को मैं हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पूरे प्रदेश भर में जहां कहीं भी 404 स्थानों पर ये कार्यक्रम चल रहे हैं, और जो इन कार्यक्रमों में भागीदार बन रहे हैं उनको भी, जो नहीं बन पा रहे हैं उनको भी, इस अवसर पर मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। और मेरा केवल, हम लोगों की केवल एक अपेक्षा है, उत्तर प्रदेश सरकार आपसे केवल एक अपेक्षा रखती है, एक अनुशासित वातावरण बनाना। उस अनुशासित वातावरण के माध्यम से देश के भविष्य को जितनी मेहनत हो सकती है, प्यार से उन बच्चों को पढ़ा करके गढ़ने की आवश्यकता है। देश का भविष्य अच्छा हो जाएगा तो मैं मानता